नमस्कार साथियों। आज हम लोगों ने पिछली क्लास में हम लोगों ने देखा था बालू के अंदर यानी जहाँ रेत ही रेत होता है उसको मरुस्थल कहते हैं। मरुस्थल मतलब मुर्दा जमीन, वहाँ पर कुछ होने वाला चीज़ होता नहीं है, वहाँ कुछ होता नहीं है। तो मरुस्थल जहाँ बालू ही बालू होता है उसको मरुस्थल कहते हैं। मरुस्थल के अंदर कहीं कहीं चट्टान होता है, यानी मजबूत मतलब जो मजबूत पत्थर भी नहीं बोला जाएगा उसको, क्योंकि मजबूत होता है और इतना ही मजबूत नहीं होता है और इतना कि वो टूटे ना, बहुत जल्दी वो टूट भी जाता है। ठीक है, तो हम लोगों ने देखा था कि जहाँ बालू ही बालू है उसको चट्टान बोला जाएगा। चट्टान के अंदर क्या है कि सॉरी बालू के अंदर चट्टान होता है और वो कीप के आकार के मतलब वो कीप के आकार का होता है। तो बालू के अंदर जो चट्टान होता है, ये चट्टान हवा से टकरा कर, हाँ, हवा से रगड़ खा कर ये सबसे नीचे वाला हिस्सा इसका टूट जाता है और ये अलग हो जाता है। सबसे पहले नीचे वाला ही क्यों टूटता है? क्योंकि ये पतला होता है और ये पतला जो होगा तो कमजोर ज़्यादा होगा, तो ये सबसे पहले ये टूटता है। तो ये इसको मतलब बालू के अंदर इस तरह से मिलने वाले चट्टान को छत्रक शिला कहते हैं। क्या कहते हैं? छत्रक शिला कहते हैं। छत्रक शिला। लेकिन जब ये टूट के कुछ इस तरह से बन जाएगा तो इसको कहा जाता है इनसेल वर्क। इनसेल वर्ग। इनसेल वर्ग फिर मतलब इससे और हवा इसको तोड़ फोड़ करके इसका रगड़ खा के हवा से टकरा के सबसे पहले ऊपर वाला ये वाला हिस्सा इसको बराबर कर देता है, तोड़ फोड़ के अलग कर देता है। क्यों? क्योंकि ये ऊपर जो उठा हुआ है तो ये ना कमजोर पड़ेगा, ये इसके मुताबिक इसके बनस्पत यही ना कमजोर पड़ेगा, तो इसको तोड़ के कुछ इस तरह से कर देता है, बराबर कर देता है। तो इस तरह से बनने वाले चट्टान को आप कहते हैं यानी हवा के साथ इसका मतलब क्रिया होने के बाद जिस इस तरह से ये बचा, इसको डाइकंटर कहते हैं। डाइकांटर। डाइकंटर है। फिर इसमें हवा और इसको रगड़ कर इससे टकराता है, टकरा करके इसको और तोड़ फोड़ कर देता है, बीच बीच से इसको छेद कर देता है, छेद कर देता है। तो बीच बीच से इस तरह से छेद जो कर देता है, जो बनता है, हाँ, उसको कहते हैं जालीदार शिला। उसको क्या कहते हैं? जालीदार शिला। जालीदार शिला। जालीदार शिला। जालीदार शिला। जालीदार शिला में भी फिर हवा उससे टकराता रहता है, हवा टकराता है, उस तरह से उसको तोड़ फोड़ के एक बालू का रूप बना देता है। बालू का रूप बना देता है इस तरह से, एक बालू का रूप बना देता है। इस तरह से बनने वाले बालू को, इस तरह से बनने वाले रेत को क्या कहते हैं? लोयस। लोयस कहते हैं। लोयस। तो सबसे बड़ा लोयस का मैदान, सबसे बड़ा लोयस कहाँ है? गोबी का मरुस्थल सबसे बड़ा लोयस है। ठीक है, इस तरह से वो मतलब इस तरह से बना है। तो सबसे पहले हम लोग ये इतना हम लोगों ने देख लिया था, लेकिन इसके बाद एक चीज और देखा था कि जो बालू का जो क्षेत्र बनता है तो कहीं कहीं क्या होता है, ये बहुत ऊपर उठा हुआ रहता है, यानी टीला जैसा रहता है, मतलब ऊंचा रहता है, पहाड़ जैसा। इसको बालू का स्तूप कहते हैं। बालू का स्तूप कहते हैं। बालू का स्तूप कहते हैं। लेकिन कहीं कहीं क्या होता है, ये गड्ढा जैसा रहता है। कहीं कहीं ये गड्ढा, मान के चलिए ये गड्ढा है, ये बालू है, ये भी बालू है, ये बालू है, ये गड्ढा है। तो इस गड्ढा को वातरत कहते हैं। यानी बालू का क्षेत्र में वातरत, बालू का क्षेत्र में जहाँ बालू ही बालू हो वहाँ बनने वाले गड्ढे को वातरंध कहते हैं। वातरंध कहते हैं। ठीक है, और कुछ ऐसा और कुछ ऐसा बालू का क्षेत्र, बालू का इलाका जहाँ बालू का स्तूप भी बने और वातरंध भी बने, तो उसको बरखान कहते हैं। क्या कहते हैं? बरखान। क्या कहते हैं? बरखान कहते हैं। क्या कहते हैं? बरखान कहते हैं। इतना हम लोगों ने देख लिया था, इससे आगे हम लोगों को देखना था, और किसी मतलब निजी कारण से डायरेक्ट वीडियो बंद हो गया था, तो उससे आगे हम लोग आज देखते हैं। जिस तरह से बालू के अंदर ये चिप के आकार का चट्टान होता है, उसी तरह से स्तंभ के आकार का भी बालू के अंदर, यानी जहाँ मरुस्थल होता है, जहाँ बालू ही बालू होता है, वहाँ पर होता है। तो मान के चलिए एक स्तंभ है, ये बालू के अंदर है, तो इसको क्या कहते हैं? भू स्तंभ। क्या कहते हैं? भू स्तंभ। भू स्तंभ कहेंगे। ठीक है, लेकिन ये अकेला नहीं होता है, एक ग्रुप में होता है। क्या होता है? अकेला है तो भू स्तंभ है, लेकिन ये ग्रुप में होता है।
ग्रुप में होता है और इसके चारों तरफ बालू बालू होता है, बालू ही बालू, ये बालू से ढका हुआ रहता है, मरुस्थल के अंदर होता है। लेकिन हवा लगने से इसका बालू इससे हट जाता है, दूर हट जाता है। ये दूर हटने के बाद पूरी तरह से दिखाई देता है। जब पूरी तरह से दिखाई देता है तो इस तरह से इसको कहते हैं इस तरह के ग्रुप को कहते हैं यार्डन। यार्डन यार्डन। लेकिन इसमें होता क्या है कि कोई मुलायम होता है, कोई कठोर होता है, कोई कठोर होता है, कोई मुलायम होता है। तो मुलायम और कठोर जो होता है, हाँ, कोई मुलायम होगा, कोई कठोर होगा, तो हवा इससे जो क्रिया करेगा, हवा इससे जो टकराता रहेगा तो इसको झराता रहेगा। तो सबसे पहले जो मुलायम होता है वो झड़ेगा, तो इस तरह से ये बीच से ये खत्म हो जाएगा। फिर मान के चलिए ये भी मुलायम है, ये भी बीच से खत्म हो जाएगा। फिर मान के चलिए एगो और है, ये भी मुलायम है, तो फिर बीच से ये भी खत्म हो जाएगा, बीच से ये खत्म हो जाएगा। तो ये खंबे के समान पूरा मतलब ये दिखाई देने लगता है चट्टान में, मतलब मरुस्थल में। मरुस्थल था, अंदर ढका हुआ था, लेकिन इसको क्या बोलते हैं कि हवा ने इसको बाहर कर दिया और इसका जो अगल बगल कमजोर था उसको भी तोड़ के अलग कर दिया, और जो ये ग्रुप बन गया। जैसे इस ग्रुप को यार्डन या फोरहेड यार्डन या फोरहेड हेड करते हैं। इस तरह से मरुस्थल के नीचे पाने वाले चट्टानों को कहते हैं, और ये चट्टान मरुस्थल में होता है। ठीक है, इससे आगे हम लोग देखेंगे। इससे आगे हम लोग ये देखेंगे, हिमनद के बारे में जानेंगे, हिम के बारे में जानेंगे, यानी बर्फ। जहाँ बर्फ का बहुत बड़ा एरिया है उसको बर्फ यानी हिम बर्फ। तो हिमनद यानी बर्फ, ये होता है शुद्ध होता है, बर्फ शुद्ध होता है यानी आप जहाँ ये है शुद्ध हिमनद उसे कहा जाएगा जहाँ सिर्फ और सिर्फ बर्फ है, सिर्फ और सिर्फ हिमनद है। तो इससे ये पिघलता नहीं है, इससे नदी नहीं बनेगा, जब ये पिघलेगा ही तो नदी बनेगा कहाँ से? शुद्ध हिमनद पिघलता नहीं है, इससे नदी नहीं बनेगा। ये अशुद्ध होता है, अशुद्ध हिमनद, इससे नदी बनता है। क्या होता है? नदी बनता है। नदी कैसे बनता है? अशुद्ध हिमनद से। अशुद्ध हिमनद क्या है? जब हिमनद के नीचे, बर्फ के नीचे, हिमनद सबसे पहले बहुत बड़ा एरिया में बर्फ जो ढका हुआ है, बर्फ हो उसको हिमनद कहते हैं। बर्फ है वो। तो ये शुद्ध होता है और अशुद्ध होता है। तो अशुद्ध उसको कहते हैं जिस हिमनद के नीचे, जिस बर्फ के नीचे कोई लकड़ी या कोई पत्थर या कोई ऐसा वजूद हो जो हिमनद का हिस्सा ना हो, तो उसको अशुद्ध हिमनद कहते हैं, और ये पिघलता है, इसी से नदी बनता है। और जो सिर्फ और सिर्फ ऊपर से नीचे तक सिर्फ और सिर्फ हिमनद ही हो, बर्फ ही हो, वो पिघलेगा नहीं, उससे नदी नहीं बनेगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है, ये टूट के नीचे गिरने लगता है। तो सबसे पहले हम लोग को टूट के नीचे गिरने लगता है, उससे पहले हम ये जान लें कि 165 मीटर ऊपर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान घटता है। तो मान के चलिए अगर हम लोगों का यहाँ अभी 35 डिग्री या 40 डिग्री सेल्सियस तापमान है, तो हम लोग 35 या 40 बार 165 मीटर ऊपर जाएंगे, तो तापमान इतना जाने के बाद 40 बार जाने के बाद, अगर हम लोग का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस है, 40 बार 165 मीटर जाएंगे, तो तापमान 1 डिग्री घटते घटते क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो कोई भी चीज 0 डिग्री में बर्फ बनता है और 100 डिग्री में भाप बनता है। तो ऊपर जाना है, बहुत ऊपर जाने के बाद कोई भी चीज जो बर्फ बनेगा। तो ऊपर बर्फ है, बहुत ज्यादा ऊपर होने के कारण वहाँ बर्फ है, तो उस बर्फ को हिमनद कहते हैं। तो उस हिमनद में कभी कभी क्या होता है,
हिमस्खलन होता है, हिमस्खलन होता है। होता क्या है कि बहुत बड़ा बर्फ का बहुत बड़ा हिस्सा मतलब किसी न किसी कारण टूट के नीचे गिरने लगता है। जब ऊपर माइनस में था, तापमान माइनस में था तो वो बर्फ था, जब नीचे वो गिरने लगेगा तो नीचे आने के बाद उसको तापमान मिलेगा तो फिर पानी बनने लगेगा, पिघलने लगेगा। पिघलने के बाद ये बहुत बड़ा एरिया में बहुत जल्दी बहुत ज़्यादा पानी भर जाता है, जिस कारण हिमस्खलन से बहुत तबाही बर्बादी होता है। हाँ, और ये मतलब बहुत बड़ा आने पर, लेकिन बहुत ज्यादा बड़ा अगर बर्फ गिर के आता है इसी तरह से, तो उसको भूस्खलन कह देते हैं। भूस्खलन कहते हैं। बहुत बड़ा अगर बहुत बड़ा हिम अगर ऊपर से गिर के नीचे किसी तरह से गिरा, किसी कारण गिरा, और नीचे आने के बाद वो फिर पानी बनने के बाद बहुत बड़ा एरिया में बहुत जल्दी बहुत तेजी से बढ़ गया तो बहुत ज़्यादा तबाही होता है। इस तरह से बर्फ़ का ऊपर हिम का बर्फ़ का नीचे आके बहुत बड़ा एरिया में बहुत बड़ा हिस्सा आके जल्दी में पानी बनना और बह के मतलब सब कुछ बह के लिए चला जाना भूस्खलन कहलाता है। ठीक है, भूस्खलन कहलाता है। हम लोग भूस्खलन देख लिया, हिमस्खलन देख लिया, शुद्ध नदी देख लिया, शुद्ध हिम देख लिया, शुद्ध हिम देख लिया, अशुद्ध हिम देख लिया। नदी इसी से बनता है। नदी में पानी जो आता है, नदी में पानी आने का एक और रीजन है, कारण है, ये पार है। तो हवा में धूल कण है, जल वाष्प है, यानी हवा में जल भी रहता है। तो जल क्या होता है, जो हवा है, ये हवा आके टकराता है, क्या होता है, ये ऊपर जाकर टकराते हैं। तो ऊपर तो डिग्री ऊपर टकराएगा तो ऊपर तो क्या है, ऊपर डिग्री तापमान बहुत माइनस में है। जब हवा गैसीय अवस्था में, तो गैसीय अवस्था जब मैं अपना अवस्था परिवर्तन करने लगेगा तो डायरेक्ट पहले क्या बनेगा, पहले पानी बनेगा, फिर बर्फ बनेगा। तो पानी बनने के कारण ये जब ऊपर गया हवा में मतलब जो ये जलवाष्प हवा के साथ उड़ता हुआ पहाड़ के ऊपरी हिस्से में गया। ऊपरी हिस्से में -डिग्री में वहाँ पर तापमान है, वहाँ -डिग्री होने के कारण हवा गैसीय अवस्था में गैस द्रव बनना शुरू करेगा। तो द्रव बनने के बाद ये फिर ये पानी बन जाएगा, और पानी बन के इस तरह से नदी बन के ये बहने लगेगा, इस तरह से नदी बन जाता है। तो कुछ इस तरह से भी नदी में पानी आता है, कुछ ये भी पिघल के ये अशुद्ध हिम भी मतलब पिघल के नदी में आता है और नदी का पानी बनता है। ठीक है, हम लोगों ने इतना कुछ देख लिया। एक मिनट, तो हम लोगों ने इतना देख लिया कि 165 मीटर ऊपर जाने के बाद 1 डिग्री तापमान घटता है। वायु में जलवाष्प है, जलवाष्प वायु के साथ घूमते फिरते वो ऊपर पहुंचता है। तो ऊपर ठंडा होने के बाद ये पानी का रूप ले लेता है, फिर ये पानी बन के यही पानी नदी बनता है। कुछ इस तरह से बनता है। कुछ अशुद्ध हिमनद ठंडा होकर क्या बोलते हैं, अशुद्ध हिमनद में अपरदन होने के बाद वो पानी बनता है। यानी अशुद्ध हिमनद उसे कहते हैं जिसके नीचे कुछ ना कुछ हो, पत्थर चट्टान कुछ मतलब चट्टान लकड़ी वगैरह कुछ होता है, उसको अशुद्ध हिमनद कहते हैं। और शुद्ध हिमनद उसको कहते हैं जिसके नीचे कुछ नहीं, सिर्फ नीचे से लेकर ऊपर तक हिमनद उसको, यानी बहुत नीचे से बहुत ज़्यादा नीचे से लेकर बहुत ज़्यादा ऊपर तक वो सिर्फ और सिर्फ मतलब हिमनद ही होता है, मतलब हिम ही होता है, बर्फ ही होता है, उसको अशुद्ध हिमनद कहते हैं। और ये पिघलता नहीं है, उससे नदी नहीं बनता है। और भूस्खलन देख लिया हम लोगों ने, हिमस्खलन देख लिया, भूस्खलन देख लिया। हिमस्खलन बर्फ का बहुत बड़ा बर्फ का हिस्सा टूट फूट करके नीचे गिरता है और पानी बन के फिर बहने लगता है और बहुत तबाही बर्बादी के साथ बहुत चीज को बहा के लेके चलाता है, उसको हिमस्खलन कहते हैं। और बहुत ज्यादा अगर मतलब बर्फ का टुकड़ा है, बर्फ का क्षेत्र है, बर्फ का एरिया नीचे आकर मतलब गिरता है, और गिरने के बाद ये ठंडा होकर मतलब गर्म होकर पानी बनता है। फिर ये पूरा जहाँ गिरता है वहाँ का सारा चीज बहा तहा के लेके चला जाता है, इस तरह से बहुत ज्यादा बर्बादी कर देता है। तो इस तरह से भूस्खलन होता है, उसको भूस्खलन कहते हैं। इतना हम लोगों ने देख लिया। आइए हम लोग फिर देखते हैं उसके बाद यू घाटी भी घाटी। देखिए क्या होता है यू घाटी, भी घाटी उसको कहते हैं भी आकार की घाटी।
भी आकार की घाटी उसको कहते हैं। हाँ, जब नदी दो पहाड़ के बीच से निकलता है, जब नदी दो पहाड़ के बीच से निकलता है, ये रहा दो पहाड़, ये दो पहाड़ है, इसके बीच से जो नदी निकलेगा, यहाँ से नदी जो निकलेगा तो ये इस तरह से इसको काट के निकलेगा, ये खत्म हो जाएगा। तो खत्म हो गया तो ये वाला जो क्षेत्र बचा, ये तो ये भी ना है, भी आकार का ना है, ये वाला क्षेत्र जो बना ये भी आकार का ना हुआ, ये भी आकार का हुआ। तो भी आकार की घाटी नदी बनाता है, भी आकार की घाटी नदी बनाता है, भी आकार की घाटी नदी बनाता है। लेकिन वही यू आकार की घाटी, यू आकार की घाटी, यू आकार की घाटी बर्फ बनाता है। कैसे? यही क्षेत्र मान के चलिए, यहाँ नदी नहीं है, क्या ये मान लीजिए इसको, ये नदी नहीं है, यहाँ पर, यहाँ नदी नहीं है, ठीक है, नदी नहीं, यहाँ पर बर्फ गिरेगा, बर्फ गिरेगा, बर्फ गिरने के बाद कुछ इस तरह से ये एरिया कुछ इस तरह से बन जाएगा। बर्फ गिरने के बाद फुल, बर्फ गिरने के बाद कुछ इस तरह से, ये इस तरह से बन जाएगा, कुछ इस तरह से बनने के बाद कुछ इस तरह से बना, तो ये यू आकार की हुआ। मान के चलिए इसको काट के देखते हैं, यहाँ से जरिए काट के देखते हैं, यू आकार का होना। तो बर्फ यू आकार की घाटी बर्फ बनाता है। कौन बनाता है? यू आकार की घाटी बर्फ बनाता है, बर्फ बनाता है, यू आकार की घाटी बर्फ बनाता है, ठीक है। तो भी आकार की घाटी नदी बनाता है, यू आकार की घाटी बर्फ बनाता है। इतना फिर देख लिया हम लोग, है ना। उसके बाद आइए हम बता रहे हैं, जहाँ बर्फ होता है, जहाँ बर्फ गिरता है, बर्फ गिरने के बाद ये मान के चलिए एक पहाड़ है, ठीक है। ऊपर ऊपरी हिस्सा में ही तो बर्फ ना गिरेगा, जो समुद्र से बहुत ज्यादा ऊपर होगा। तो समुद्र से बहुत ज्यादा ऊपर होने के लिए ये फिक्स नहीं है कि वो बर्फ ही होगा, मतलब पहाड़ ही होगा, समतल मैदान भी हो सकता है। हाँ, ये मान के चलिए ये बहुत बड़ा ऊंचा ऊपर का एरिया है, यहाँ बर्फ गिरेगा, यहाँ बर्फ गिरेगा, बर्फ गिरने के बाद यहाँ बर्फ पूरी तरह से बर्फ ढक जाएगा, बर्फ से ढक जाएगा, बर्फ से ढक जाएगा। तो बर्फ से ढकने के बाद बर्फ से ढकने के बाद, हाँ, ये पूरी तरह से बर्फ से ढक गया। ये पूरी तरह से बर्फ से ढक गया। तो यहाँ एक गड्ढा है, यहाँ एक गड्ढा है, बर्फ से पूरी तरह से ढक गया, लेकिन बर्फ से ढकने के बाद भी गड्ढा बनता है, यानी बर्फ से, यानी हिम में बनने वाले गड्ढा को सार्क कहते हैं। इस गड्ढे को क्या कहेंगे? सार्क कहेंगे, सार्क कहेंगे, ठीक है। हिम में बनने वाले, यानी बर्फ में बनने वाले गड्ढे को सार्क कहेंगे। और हिम में जो गड्ढा बनेगा उसके ऊपर का जो बगल का जो हिस्सा ऊंचा रहेगा, इसको एरिटी कहेंगे। क्या कहेंगे? एरिटी, 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 एरिटी। तो बर्फ में बनने वाले गड्ढे को सार्क कहते हैं। लेकिन इसका जो बर्फ में जो गड्ढे के बगल में जो एक छोटा सा मतलब एरिया होगा, वो ऊंचा होगा, वो ऊंचा होगा, तो उसको क्या कहेंगे? ये भी एक गड्ढा है, सार्क है, ये भी ये ऊंचा एरिया है। जो ऊंचा एरिया रहेगा उसको एरिटी कहा जाएगा, एरिटी, ठीक है। लेकिन एक एरिटी यहाँ बन रहा है, एक एरिटी यहाँ बन रहा है, एक एरिटी यहाँ बन रहा है, यहाँ पर भी एक गड्ढा ही है, मान लीजिए ये भी एक गड्ढा है, यहाँ पर भी गड्ढा बन रहा है, एक एरिटी यहाँ है, एक एरिटी यहाँ है। तो इस तरह से एरिटी के ग्रुप को, हाँ, गिरी सिंह कहते हैं, गिरी सिंह कहेंगे, गिरी सिंह कहेंगे। बर्फ के क्षेत्र में जहाँ बर्फ होता है, हाँ, वहाँ जो बर्फ के बीच में जो गड्ढा बनेगा उसको सार्क कहा जाएगा। और गड्ढे के बगल वाले जो एरिया ऊंचा रहेगा उसको एरिटी कहा जाएगा। लेकिन बहुत सारे गड्ढा बनेगा तो बहुत सारे एरिटी भी होगा, बहुत सारा एरिटी होने के साथ उस बहुत सारे एरिटी के ग्रुप को ग्रीसिंग कहेंगे। हाँ, अब आ जाओ डर्मिलिन, हिमोर, उसके बाद रिया तक, फियोर्ड तक। हाँ,
बहिर्जात बल, अंतर्जात बल, ये सब जानते हैं। देखिए क्या है, जब बर्फ का कोई क्षेत्र, बर्फ का कोई एरिया, हाँ, अगर बीच मतलब क्या बोलते हैं, किसी कारण या हाँ, बर्फ का कोई एरिया, मान के चलिए बर्फ का क्षेत्र है ना, मान के चलिए ये क्षेत्र, बर्फ का ये क्षेत्र है, किसी कारण ये बिखर जाता है, क्या होता है, थोड़ा इधर थोड़ा उधर होके ये बिखर गया, ऊपर से कट गया, इधर उधर हो गया थोड़ा। तो इस तरह से बर्फ का बिखरा हुआ बर्फ का, हाँ, बिखरा हुआ बर्फ का क्षेत्र को कहते हैं डर्मलीन। क्या कहते हैं? डर्मलीन। बिखरा हुआ बर्फ के क्षेत्र को डर्मलीन कहते हैं। यही बिखरा हुआ क्षेत्र पूरी तरह से जाल, ये चादर की तरह, एक परत की तरह पूरी तरह से बीत जाएगा, तो इसको कहेंगे हिमोर। क्या कहेंगे? हिमोर। बर्फ जो एक बर्फ मतलब एक बर्फ का एक क्षेत्र सही सलामत एक बर्फ के रूप में है, तो ठीक, वो किसी कारण वो बिखर गया, तो उसको डर्मलिन कहेंगे। बिखरा हुआ फिर मतलब किसी न किसी कारण पूरी तरह से चादर की तरह बिछ गया, समतल बन गया, पूरा मतलब बिछ गया चादर की तरह, उसको हिमोर कहेंगे। ठीक है, तो डर्मलिन, हिमोर, कोई खास बात नहीं है, बहुत आसान बात है। उसके बाद आ जाइए एक रिया तट। रिया तट, तट मतलब किनारा, समुद्र का वैसा तट जिसके किनारे पहाड़ हो। हाँ, समुद्र का वैसा किनारा जिसके किनारे पहाड़ हो, हाँ, पर्वत हो, उसको रिया तट कहते हैं। ठीक है, समुद्र का किनारे का ऐसा तट जिसके बगल में, जिसका तट में हाँ पहाड़ हो, उसको रिया तट कहते हैं। फियोर्ड तट, फियोर्ड, समुद्र का वैसा तट, समुद्र का वैसा किनारा जहाँ बर्फ हो, उसे समुद्र का वैसा तट, वैसा किनारा जहाँ बर्फ हो, उसको फियोर्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? फियोर्ड कहते हैं। मान के चलिए ये समुद्र है, ठीक है, ये समुद्र है, मान के चलिए कोई समुद्र है, ठीक है, मान के चलिए कोई समुद्र है, और उस समुद्र, एक समुद्र है, मान के चलिए ये समुद्र है, ये समुद्र है, मान के चलिए ये समुद्र है, ठीक है, ये समुद्र है, तो इसका ये तट है। इस तट में अगर मान के चलिए यहाँ पहाड़ है, तो इस तट को कहेंगे रिया तट। और अगर इस तट में बर्फ अगर ढका हुआ है, पूरी तरह से ये बर्फ से ढका हुआ है ये तट, तो इसी तट को हाँ क्या कहेंगे? फियोर्ड तट कहेंगे। और इसके ऊपरी हिस्से को, फियोर्ड तट के ऊपरी हिस्से को मोरेन कहा जाता है, मोरेन। ठीक है, ये फियोर्ड तट हो गया, ये समुद्र है, ये समुद्र है, ये रिया तट हो गया, पहाड़ है तट में, ये रिया तट हो गया। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को क्लास आज का अच्छा लगा होगा। कैसा लगा आप हमको कमेंट कीजिए, अपनी राय दीजिए, जो भी कहना है कहिए। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद।